नमस्कार, मैं देवकी मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग। आज का हमारा टॉपिक है जनजाति, ट्राइब। तो आज हम जनजाति के अर्थ के बारे में और उसकी कुछ परिभाषाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। भारतीय समाज या भारत देश के बारे में हम देखें तो भारतीय संस्कृति और समाज में अनेक विविधताएं पाई जाती है और जो जनजातियां हैं इन विविधताओं का एक अभिन्न अंग है। इन जनजातियों का निवास भारत के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में पाया जाता है और भारत में पाई जाने वाली जो विभिन्न जनजातियां हैं वो विकास की अलग अलग अवस्थाओं पर है। भारत की भौगोलिक संरचना के कारण अनेक जनजातियां विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि पहाड़ी, जंगलों और सुदूर वनों में निवास करती है और इस कारण जनजातियों पर सभ्य समाज और सभ्यता का जो प्रभाव है बहुत कम पड़ा है। लेकिन वर्तमान में विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, तकनीकी, प्रौद्योगिकी आदि परिवर्तनों के प्रभाव आदि जो परिवर्तन हुए हैं उनका जो प्रभाव है वो भी जनजातियों पर देखने को मिलता है। और जनजातियां हैं जो भारत की मूल निवासी रही है और इस कारण जनजातियों को आदिवासी भी कहा जाता है। और साथ ही जनजातियों के लिए जो अन्य जो नाम हैं जैसे कि गिरिजन, आदिम जाति, वन्य जाति, पहाड़ी आदि नामों से भी जनजातियों को पुकारा जाता है। यदि हम जनजातियों के अर्थ के बारे में देखें तो जनजातीय विभिन्न जो समाज वैज्ञानिक है, समाजशास्त्री है, मानव शास्त्री है, उन्होंने जनजातियों को विभिन्न रूपों में परिभाषित किया है। और जनजातीय अवधारणा के संबंध में जो नृजाति नृशास्त्री है उनका मत है कि जनजातियाँ ऐसी मूलवासी समूह हैं जिनका अपना अस्पष्ट इतिहास होता है, जिनका विशिष्ट नाम, भाषा और अपना एक विशिष्ट क्षेत्र होता है और ये जनजातीय समूह एक प्रबल नातेदारी व्यवस्था में बंधे हुए हैं और जिसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि ये अंतर्विवाही होते हैं। और इन जनजातीय समूहों के विशिष्ट रीति रिवाज, विश्वास और धार्मिक अनुष्ठान भी होते हैं और इनमें आर्थिक संसाधनों पर सामान्यतः एक प्रकार का सामूहिक स्वामित्व हमें देखने को मिलता है। और इनमें राजनीतिक व्यवस्था और सामाजिक संस्करण जो होता है वो बहुत ही सरल प्रकार का पाया जाता है। तो हमें भारतीय संदर्भ में जनजाति को समझने के लिए उसके जो भौगोलिक संदर्भ है उसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ होती है वो वहाँ की सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों को निर्धारित करती है। और यही कारण है कि भारत में जो विभिन्न जनजातियाँ पाई जाती है उनमें हमें अनेक सांस्कृतिक भिन्नताएं देखने को मिलती है। अब हम यदि जनजाति की परिभाषाएं देखें तो डॉक्टर घुरिये ने जनजातियों के लिए पिछड़े हुए हिंदू शब्द का उपयोग किया है। इसके अलावा और जो परिभाषाएं हैं उनमें सबसे पहले है गिलीन और गिलीन एंड गिलीन के अनुसार इन्होंने जनजाति को परिभाषित करते हुए कहा है कि स्थानीय आदिम समूहों के किसी भी संग्रह को जो कि एक सामान्य क्षेत्र में रहता हो, एक सामान्य भाषा बोलता हो और एक सामान्य संस्कृति का अनुसरण करता हो, उसे जनजाति कहते हैं। नेक्स्ट जो परिभाषा है वो है मजूमदार के अनुसार। मजूमदार की जो पुस्तक है वो है रेसेस एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया। इसमें उन्होंने जनजाति को परिभाषित करते हुए लिखा है कि एक जनजाति परिवारों या परिवारों के एक समूह का संकलन होता है जिसका एक सामान्य नाम होता है,
जिसके सदस्य एक निश्चित भूभाग में रहते हैं, समान भाषा बोलते हैं और विवाह, व्यवसाय या उद्योग के विषय में निश्चित निषेधात्मक नियमों का पालन करते हैं और पारस्परिक कर्तव्यों की एक सुविकसित व्यवस्था को मानते हैं। तो ये मजूमदार ने जनजाति को परिभाषित करते हुए ये बात कही है। नेक्स्ट जो परिभाषा है वो है होबेल के अनुसार। होबेल ने कहा है कि एक जनजाति एक सामाजिक समूह है जो एक विशेष भाषा बोलता है तथा एक विशेष संस्कृति रखता है जो उन्हें दूसरे जनजाति समूह से पृथक करती है और यह अनिवार्य रूप से राजनीतिक संगठन नहीं है। तो होबेल ने जनजाति को एक राजनीतिक संगठन के रूप में बिल्कुल भी नहीं माना है। नेक्स्ट परिभाषा है चार्ल्स विनिक के अनुसार। इन्होंने जनजाति को परिभाषित करते हुए लिखा है कि एक जनजाति में क्षेत्र, भाषा, सांस्कृतिक समरूपता तथा एक सूत्र में बंधने वाला सामाजिक संगठन आता है और यह सामाजिक उपसमूहों जैसे कि गोत्रों या गांवों को सम्मिलित कर सकता है। इसी प्रकार एक और परिभाषा है डॉक्टर रिवर्स के अनुसार। इन्होंने कहा है कि जनजाति एक ऐसा सरल प्रकार का सामाजिक समूह है जिसके सदस्य एक सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं तथा युद्ध आदि सामान्य उद्देश्यों के लिए सम्मिलित रूप से कार्य करते हैं। तो इस प्रकार जनजाति की ये परिभाषाएं हैं। तो संक्षिप्त रूप में हम ये कह सकते हैं जनजाति के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कि एक जनजाति एक ऐसा क्षेत्रीय मानव समूह है जिसकी एक सामान्य संस्कृति, भाषा, राजनीतिक संगठन एवं व्यवसाय होता है तथा जो सामान्यतः अंतर्विवाह के नियमों का पालन करता है। यदि हम अनुसूचित जनजाति के बारे में देखें तो भारत में जनजातियों को अपनी संस्कृति को संरक्षित रखने के लिए तथा उनके सामाजिक आर्थिक विकास के लिए भारतीय संविधान में संवैधानिक व्यवस्था की गई है और सर्वप्रथम भारत सरकार के अधिनियम 1935 में पिछड़ी जनजातियों का उल्लेख मिलता है और भारत सरकार के आदेश के अंतर्गत जो 13वीं अनुसूची के अंतर्गत जो बिहार, असम, मध्य प्रांत, उड़ीसा, मद्रास, बम्बई की कुछ जनजातियों को पिछड़ी जनजातियों की श्रेणी में रखा गया था और भारत में प्रत्येक जनजाति अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में नहीं आती है, बल्कि जिन जनजातियों को संविधान के तहत अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया गया है केवल उन्हें ही संविधान के तहत विशेष सुविधाएं एवं संरक्षण दिया गया है और संविधान के अनुच्छेद 341 तथा 342 के उपबंधों के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए 15 आदेशों द्वारा अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों का अलग अलग उल्लेख किया गया है और संविधान के अनुच्छेद 366 के अनुसार अनुसूचित जनजाति का तात्पर्य वे जनजातियां या जनजातीय समूह के अंशों अथवा समूहों से हैं जो कि संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के रूप में माने गए हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के खंड 1 में कहा गया है कि अनुसूचित जनजातियां वे जनजातियां अथवा जनजातीय समुदाय या उनका कोई हिस्सा या इन जनजातियों का कोई समूह है जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा सार्वजनिक सूचना के तहत अनुच्छेद 342 के अंतर्गत रखा गया है और भारत सरकार द्वारा विभिन्न जनजातियों को समय समय पर अनुसूचित श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है और अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित किए जाने के लिए किसी भी व्यक्ति के लिए किसी प्रकार का धार्मिक प्रतिबंध नहीं है। इस प्रकार भारत में जो जनजातियां हैं उसमें विविधता पाई जाती है और
भारत में जनजातियों की संख्या की दृष्टि से बहुत अधिक भिन्नता पाई जाती है और भारत में एक तरफ जहाँ गोंड, संथाल, भील, ओराव, मीणा, मुंडा आदि जनजातियों का बहुत अधिक बाहुल्य है, वहीं दूसरी ओर ओंज जनजाति, टोडा जनजाति, सेम्पा जनजाति बहुत ही अल्प संख्या में भारत में पाई जाती है।